कारण था कि जो थार गाड़ी है वो एसीपी राजेश लोहान के नाम पर, इसीलिए पुलिस पे सीधे सीधे आरोप लगना एक तरह से लाजिमी भी हो गए। देसी भाषा में सीधे शब्दों में कहूँ कि पुलिस कभी कभी अंटे में डिसाइड हो गया कि हाँ इन्होंने ही जान से मार दिया, हत्या है जी। पुलिस को यहाँ अपनी छवि बचाना भी बड़ा एक मुश्किल टास्क लग रहा था। हादसों के शहर फरीदाबाद में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बीते दिनों फरीदाबाद के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बहुत सी सुर्खियां बटोरी। मैं बात कर रहा हूं मनोज थार हत्याकांड की। जो पूरा मामला हुआ ये सारा आपके सामने था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने देखा क्या हुआ। लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो कहीं ना कहीं पुलिस को आरोपों को घेरे में खड़ा करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो है लोगों के मन में ये सवाल थे कि पुलिस द्वारा जितनी भी अभी तक कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही थी। इस मामले में बात करने के लिए मेरे साथ फरीदाबाद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिस्टर कैलाश गढ़वाल मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस पूरे वाकये में पुलिस का क्या कार्रवाई रही और आगे की कार्रवाई में क्या हो सकता है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। कैलाश जी, इस पूरे मामले के अंदर 302 धारा लगाई गई। पहले धारा लगाने से बचाव किया पुलिस ने और उसके बाद धारा लगा दी गई और 12 घंटे से पहले इस धारा को हटा भी दिया गया। क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके सामने ये पहला केस नहीं था, काफी केस का अनुभव रहा आपको, काफी चीजें देखी है आपने, तो क्या लगता है आपको इसमें क्या रहा होगा? पुलिस के ऊपर किस चीज का प्रेशर रहा होगा? कहीं ना कहीं परिवार वालों का प्रेशर था ही, क्योंकि बवाल कटा काफी। क्या लगा? ये पूरा केस जो है ये पहले दिन से लोगों के लिए, पुलिस के लिए और जो पीड़ित पक्ष है जिनके घर से डेथ हुई है, मनोज मंगला का परिवार, ये पहले दिन से ही सबके लिए एक चर्चा का विषय बन गया था। कारण था कि जो थार गाड़ी है वो एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है। जैसे ही पता लगा कि एसीपी के नाम गाड़ी है तो बवाल होने शुरू हो गए और सीधे आरोप पुलिस पर लगने लगे कि क्योंकि एसीपी की गाड़ी है तो जरूर उनका कोई परिजन या उनका ड्राइवर या जो भी है या वो खुद भी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे होंगे और इसीलिए पुलिस पे सीधे सीधे आरोप लगना एक तरह से लाजिमी भी हो गए कि पुलिस अपने बंदे को तो नहीं फंसाएगी। तो इसलिए ये झगड़ा और ये पूरा बवाल होना शुरू हो गया और बीके हॉस्पिटल में जैसा कि पूरे शहर ने देखा कि 150-200 लोग आ गए। उसमें से कुछ फाइनेंसर थे, कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे, कुछ हिंदू नेता भी थे, कुछ अदर पार्टियों के नेता भी थे, राजनीतिक लोग भी इसमें आ गए थे जी। तो एक मुद्दा बन गया कि भाई पुलिस को घेर लो, चारों तरफ से ये हो जाए कि भाई पुलिस एक तरह से ना एक मान लिया गया कि अगर मैं देसी भाषा में सीधे शब्दों में कहूँ कि पुलिस कभी कभी अंटे में आती है, ऐसा लोगों को लगा और सबने घेर लिया और पहले दिन ही ये डिसाइड हो गया कि हाँ इन्होंने ही जान से मार दिया, हत्या है जी, यही मान लिया गया। और जब प्रेशर आने लगा और परिवार ने कहा कि नहीं हम बॉडी नहीं उठाएंगे, लगा के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। आसपास के सारे पुलिसकर्मी बुला लिए गए, जितने भी थाना इंचार्ज थे, खासकर एनआईटी जोन के, क्योंकि जो बीके हॉस्पिटल है वो एनआईटी जोन में आता है जी। तो उन सबको बुला लिया गया कि भाई आ जाओ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए। और पुलिस को यहाँ अपनी छवि बचाना भी बड़ा एक मुश्किल टास्क लग रहा था कि सब कुछ फेयर होने के बावजूद पुलिस पर यह आरोप ना लगे कि कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे केस में ढिलाई बरती है। तो प्रेशर मान लें या अपनी छवि बचाने की वो मान लें, पुलिस ने 302 हत्या की धारा जो अब बीएनएस में 103 हो गई है उसको लगा दिया और परिवार को एक सांत्वना मिल गई, परिवार को एक संतुष्टि हो गई कि हाँ अब हत्या की धारा जुड़ गई है और वो जो चाहते थे कि हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते नजर आए। और उन्होंने फिर जैसा कि पुलिस चाह रही थी कि कुछ भी करके बॉडी पहले उठाई जाए, यहाँ से बॉडी का अंतिम संस्कार हो, 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, परिवार ने बॉडी उठाई, अंतिम संस्कार हुआ और नेक्स्ट डे जब आरोपियों को पेश करने की बात थी तो पुलिस ने उसमें जांच के बाद बीएनएस 103 हत्या की धारा को हटा दिया। कैलाश जी, किस बेस पे 302 हटाई गई? क्या जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट आई थी, प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी, क्या उसके बेस पे 302 हटा ली गई? नहीं देखिए, कोई भी जो धारा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इमीडिएट नहीं आती। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट है जो शुरुआत में बताई जाती है वो डॉक्टर एक
सर्कमस्टांसिस पे बताता है, वर्बली बताता है कि लगभग ये हुआ है। आईओ जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में भी अंदर मौजूद होता है, वो भी देखता है कि डेली का, क्योंकि पुलिस का रोज का काम है, वो देखते ही लगभग पता होता है कि सर्कमस्टांसिस इसमें क्या है। 2 इंजरी थी बॉडी पे, एक हेड इंजरी थी और एक कंधे के आसपास इंजरी थी। तो जो परिवार कह रहा था बार बार के कुचल के मारा गया है, बार बार गाड़ी को आगे पीछे किया गया है, कुचलने जैसे, घसीटने जैसे कोई भी निशान पूरी बॉडी के ऊपर नहीं थे। सेकंड क्या था कि जब मौका पुलिस ने देखा कि कहाँ झगड़ा शुरू हुआ, धर्मा ढाबे के सामने उनकी पहले बहस हुई थी और उसके करीब आधे पौने घंटे बाद दोबारा झगड़ा हुआ है। तो उस पूरे इंसिडेंट्स को देखते हुए ये साफ था कि हत्या नहीं हुई है, इसमें झगड़ा हुआ है। झगड़े के बाद में जब गाड़ी को कुछ लोगों ने घेर लिया और वो लड़का भागने की जो कोशिश करने लगा, जो बाद में क्लियर हो गया एसीपी साहब का लड़का था, और जब भागने लगा तो वो गाड़ी उसको हिट हुई। हिट होने के बाद वो पत्थर पे जाके लगा, नीचे जाके लगा, गाड़ी के मतलब जो भी चोट लगी उसको, और हैवी हेड इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उसमें 302 लगती ही नहीं, बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पुलिस उसको दबाव में लगा भी लेती है तो कोर्ट में उसको साबित करना आसान काम नहीं होगा। तो पुलिस ऐसा काम क्यों करे कि कोर्ट में जाके जज साहब की 2 बातें सुननी पड़ जाए, इसलिए उसको हटाया गया। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आईओ लेवल पे हटा दिया गया। इतने बड़े, जब कोई चर्चित मामला हो जाता है, जब पूरे शहर में चर्चा हो जाता है, इसमें आपको वैसे बताऊं तो डीजीपी साहब, जो हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब हैं शत्रुजीत कपूर जी, वो तक इसमें डे बाय डे और मिनट टू मिनट्स ये ले रहे थे कि आखिर ये क्या चल रहा है, पुलिस की छवि पे सीधा आरोप क्यों लग रहे हैं। तो बहुत सोचने विचारने के बाद इस धारा को हटा के 103 को हटाने के बाद में 105 लगाया गया, जो पहले 304 थी, गैर इरादतन हत्या, उसमें ये दर्ज किया गया। और ये भी कोई छोटी धारा नहीं है, उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इसमें गैर इरादतन हत्या में भी। तो अगर परिवार को ये लग रहा है कि हत्या हटा दी या दूसरी लगा दी तो कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पुलिस ने अपने बचाव के लिए और परिवार वालों की सहमति के लिए भी, क्योंकि परिवार वाले भी संतुष्ट नहीं थे, वो भी चाहते थे कि हत्या की धारा लगे, तो इसलिए पुलिस ने लगा दी। नहीं, पुलिस का बचाव तो हम इसमें नहीं कहेंगे कि पुलिस ने अपने बचाव के लिए नहीं, हाँ उस पूरे माहौल को शांत करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो आप कह रहे हो लो लगा दी धारा। बचाव तो पुलिस को, अपना बचाव तो क्या ही करना है, जिसने किया है वो कोर्ट में अपना ट्रायल भुगतेगा, वो करेगा। पुलिस के बचाव वाली बात नहीं कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि फिलहाल उस माहौल को शांत करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि परिवार की जो डिमांड है वो पूरी कर देते हैं, इसलिए 302 की धारा लगा दी थी उसमें। तो अगर अब जो आरोपी थे, पहले सब सुनने में आ रहा था कि 4 आरोपी हैं, सभी 4 आरोपी बोल रहे थे, लेकिन 4 आरोपियों को राउंड अप भी किया गया, 4 लोगों को राउंड अप किया गया, लेकिन उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, फिर से आरोप लगने शुरू हुए कि भाई जो पुलिस है वो 4 की जगह 3 को पेश कर रही है। देखिए, 4 आरोपियों को राउंड अप किया गया, ये बिल्कुल सच है कि 4 ही आरोपियों को राउंड अप किया गया था। डीसीपी सेंट्रल उषा ने ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 4 लोगों को जो है, 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। लेकिन राउंड अप को लोग सोचते हैं कि अरेस्ट कर लिया है ना, यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। राउंड अप है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। मान लो कहीं कोई झगड़ा हुआ है और पुलिस को शुरुआती तौर पर कोई जानकारी मिली है, तो वहां 15, 20, 25 जितने लोग होंगे पुलिस उन सबको राउंड अप करती है, क्योंकि पहले दिन एकदम से नहीं पता ना किसने झगड़ा किया। उन सबको राउंड अप करेंगे और बारी बारी सबसे पूछताछ होगी। उस जांच में जो निकलेगा कि जो मौके पे थे वो कौन है और जो मौके पर नहीं थे वो कौन है। तो राउंड अप 4 को किया गया, उसमें से एक एसीपी साहब का लड़का था, 2 उनके दोस्त थे और एक हथीन निवासी एक व्यक्ति था जो हथीन में रहता है, उसको भी राउंड अप किया गया साथ में। उसको राउंड अप करने का कारण ये था कि वो जो हथीन वाला जो बंदा है, जो चौथा बंदा, जिस पर बीच में ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि किसी बड़े व्यापारी का लड़का है इसलिए उसको निकाल दिया गया, ऐसा नहीं था, वो बड़ा गरीब से घर का बंदा है। वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाने का काम करता है और बीच बीच में उसको ऑन कॉल गाड़ी चलाने के लिए बुला लिया करते थे एसीपी साहब के घर में भी। वैसे भी जैसे अगर मान लो आपको किसी ड्राइवर की जरूरत है तो आप बोले मुझे लॉन्ग रूट पे जाना है और मेरी गाड़ी आप ड्राइव करके ले चलो, आपको जो खर्चा होगा दे देंगे, इस टाइप का वो ड्राइवर है। तो बीच बीच में वो भी इनकी गाड़ी चलाने के लिए आता रहता था। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता ये हो, क्योंकि रेगुलरली चलाता रहता है। और जब इनको राउंड अप किया गया तो उस समय ये उनके साथ ही था। अच्छा।
राउंड अप करने के दौरान साथ था, घटना के दौरान साथ नहीं था। बट पुलिस तो जब जांच करेगी तभी पता लगेगा। तो राउंड अप किया गया और इनसे पूछताछ हुई अलग अलग, और इसकी जैसे कुछ टेक्निकल इशू कारण होते हैं, जैसे कि वारदात के दौरान इसका फ़ोन कहाँ था, परिवार से पूछताछ कि भाई रात को वहाँ पे था या नहीं था, तो उन सारी चीज़ों में आके ये अपने घर पे था। ये वहाँ आया ही नहीं था रात को। इसको कॉल ज़रूर गया था कि आ जाओ कहीं चलते हैं घूमने, बट वो नहीं आया था उस दिन। जब आया ही नहीं है तो कैसे उसको इतनी बड़ी धारा में फँसा दें? इसलिए उसको फिर जाँच के बाद में हटा दिया गया। तो वास्तव में 3 ही लोग थे। 3 ही लोग। जो आई विटनेस थे वहाँ पे, वो बता रहे थे कि 4 थे, तो वो गलत थे वो। जी, बिल्कुल वो गलत थे, क्योंकि पुलिस, जब आप एक चीज़ देखो, जब पुलिस ने एसीपी के लड़के को ही नहीं बख्शा, तो एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को क्यों केस से निकाले? तो ऐसा भी तो हो सकता है कैलाश जी कि जब एसीपी का नाम इन्वॉल्व हो गया, उसके लड़के का नाम इन्वॉल्व हो गया, तब तो उसको तो गिरफ्तार करना या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना तो बनता था। जिसको बचा सकते थे उसको बचा लिया, जिसको नहीं बचा सकते थे उसको नहीं बचाया। इस केस में जो 3 लोग अंदर गए हैं, एक लड़का पीएचडी कर रहा है और 2 लड़के लॉ ग्रेजुएट है, और जो चौथा बंदा जो है वो साधारण पढ़ा लिखा है, साधारण घर का है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा आदमी है। तो आप सोचो कि जब पुलिस अगर किसी को बचाए, जैसे पुलिस पे आरोप लगते हैं कि भाई अमीर के लिए तो कर देती है, सिफारिशी वालों के लिए तो ये तीनों सिफारशी हैं, तीनों अमीर हैं, तीनों अच्छे, इन तीनों को जेल में डाल दे, और चौथा जो जिसकी ना कोई सिफारिश है, ना कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ना कोई वो, उसको क्यों छोड़ेगी पुलिस? अच्छा, उसमें कोई इंटेंशन ही नहीं बनती पुलिस की। कैलाश जी, जितने भी आरोप लगे हमने उन पर बात की। कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितने भी आरोप लगे उस पर हमने आपसे क्लैरिटी लेने की कोशिश करी। लेकिन एक एक आरोप जो है वो अभी ज़िंदा है। वो आरोप ये कि पुलिस जो प्रेस नोट जारी करती है उसमें आरोपियों को, चाहे वो उनका फेस ढका हो या फेस खुला हो, दिखाती है, प्रेस नोट में ज़ाहिर करती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पुलिस ने थोड़ी सी कलाकारी कहें या थोड़ा सा बचाव करना समझें, पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें फोटो आरोपियों की नहीं दिखाई। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट का केस भी होता, मान लो बीएनएस 106 लगाते, तो भी ये होता है कि ठीक है, एक्सीडेंट के लोगों की कहाँ ही आज तक हमने फोटो वीडियो जारी करी है जो इनकी करते। लेकिन गैर इरादतन हत्या का है, चर्चित मामला है। अगर ये एसीपी साहब के लड़के की बजाय किसी और का मामला होता और चर्चित होता, तो निसंदेह पुलिस इसमें फोटो और वीडियो जारी करती, जो इसमें नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सही, बट एक बचाव तो किया गया। अब यहाँ पर आपके भी मुंह से मैंने सुना कि पुलिस ने बचाव किया। हाँ। पुलिस पर आरोप नहीं, यहाँ पुलिस ने बचाव किया अपना। छोटा मोटा ही सही कि चलो क्यों किसी के कैरियर की बात आए या कुछ आए, इसमें पुलिस ने बचाव किया। बट अगर ये किसी और का होता तो कैरियर तो उसका भी है ना, तो उसके भी फोटो जब जारी होते हैं तो इनका भी होना चाहिए था। और पुलिस, पब्लिक ये डिमांड भी कर रही थी कि पता तो लगे कौन था, आप तो फोटो ही नहीं है। एक हिंदू नेता ने बयान दिया था जब सभी आइडेंटिफाई करके आए थे उन चारों को, तो उन्होंने बोला था, हिंदू नेता ने जो वहाँ था, आपको भी पता है, उन्होंने बोला था कि मेरी एसीपी साहब से बात हो गई है, वो 2 दिन के अंदर उनके फेस भी दिखाएंगे हमें, पर ऐसा हुआ नहीं कुछ। देखिए, इसको टीआईपी कहते हैं, फेस दिखाना, कि आप उनकी पहचान परेड कराइए। ये किसी नियम में है ही नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति की टीआईपी थाने में, लॉकअप में या पहले करा दें, क्योंकि टीआईपी होती है कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट के सामने। किसी को सिर्फ शांत करने के लिए बयान दे देना पुलिस का, वो समझ में आता है, बट कानून से ऊपर जाके किसी का फेवर करना ये पुलिस के हाथ में नहीं है, और ना ही पुलिस ऐसा कभी करती है। क्योंकि अगर पहचान पहले ही करा दी तो वो तो कोर्ट में भी पहचान कर लेगा, तो निश्चित रूप से आप उसे सजा करा दोगे। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर मैं ये आरोप लगाऊं कि इसने मेरे घर के ऊपर हमला किया है और मैंने इसे देखा है, लेकिन मैं नाम से नहीं जानता, तो मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, इसका फैसला जब होगा जब उसी के जैसे मिलते जुलते 5 आदमी मेरे सामने खड़े किए जाएं और मुझसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ इनमें से कौन था। अगर मेन बंदे को पुलिस मुझे पहले ही दिखा दे, तो अगले दिन मैं किसे आइडेंटिफाई करूंगा? उसी को करूंगा, क्योंकि एक रात पहले तो मैं उसे देख चुका हूं। तो न्याय तो हुआ ही नहीं, ये तो पहले से सारी चीजें जो है प्लान कर दी गई। तो टीआईपी पहले करा देना ये रूल में ही नहीं है, तो कैसे करा देते? शांत करने के लिए कह दिया होगा, बट नहीं दिखा सकते। और इन शॉर्ट में बता दीजिए कि अभी जेल भेज दिया गया उनको,
अभी ट्रायल वगैरह जो भी चलना होगा चलेगा। अभी क्या फॉलोअप लिया अगर आपने इस केस पे फॉलोअप लिया तो? देखिए, अभी तो तीनों जो लड़के हैं, जो आरोपी हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस इसमें अपनी पूरी जांच करेगी, अपनी चार्जशीट तैयार करेगी। और मेन जो अभी तक भी जिस बात तक ना लोग पहुंच पा रहे हैं, ना परिवार इस बात पे जोर दे रहा है, ना दर्शक जोर दे रहे हैं, और ना बाकी लोग जो इस पे पूरा हल्ला काट रहे थे कि भाई मर्डर है, हत्या है। कोई भी जो क्राइम है उसके पीछे एक कारण होता है, बिना कारण के कोई क्राइम होता ही नहीं है। झगड़ा जो है वो धर्मा ढाबे के ठीक सामने शुरू हुआ, बहस हुई, बाइक लगाने को लेकर हो या वहाँ पे खड़े होने को लेकर हो, कुल मिला के जो बहस है वो धर्मा ढाबे के सामने हुई। लेकिन वहाँ पर झगड़ा नहीं हुआ, तो वहाँ सिर्फ बहस हुई कि दो लोगों में आपसी में किसी बात पर मतभेद हो गया एक तरह से। और बहस के बाद में थार गाड़ी जो है वो टाउन पार्क की तरफ चलती है, वहाँ से लेफ्ट होकर जो हुड्डा कन्वेंशन सेंटर है वहाँ की तरफ में मुड़ जाती है। अगर उन्हें कोई इनसे रंजिश होती, कोई झगड़ा होता या इनको मारने की कोई नियत होती, तो उस समय ये कम थे, जिनके ऊपर चोट लगी है इनकी संख्या कम थी और थार वालों की संख्या ज्यादा थी। ये 3 लोग थे, वो 2 थे। अगर इन्हें वहीं कोई इंटेंशन थी तो 3 लोग 2 को वहीं पीट लेते, अगर इनका कोई ऐसी इंटेंशन होती। लेकिन वो गाड़ी जा चुकी थी। जाने के बाद में एक स्कॉर्पियो आती है, ये बाइक आती है, और कुछ और बाइकों पे भी, जैसा कि पुलिस भी कह रही है और परिवार ने भी कहा कि हम सब बाद में गए और झगड़ा हुआ। ये सब उनके पास गए हैं, फिर दोबारा से झगड़ा हुआ। तो अगर झगड़ा खत्म ही करना था तो वहां पे हो गया था, फिर दोबारा शुरू हुआ, ताकि इधर से भी लोग आ गए, और वो तो 3 लोग गाड़ी में थे ही थे। यानी कि अब दोबारा से एक होता ना कि अब आजा, अब देखते हैं तू ऐसे कैसे बोल गया था। हो सकता उस समय भी सिर्फ यही था कि अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हो कि भाई हल्के में हमें भी मत ले, तू हमें गाली दे गया या हमें तो अब तुम 3 थे तो हमें दबा लिया, अब ले, अब हम भी आ गए। लेकिन वो घटना क्योंकि रात की थी, 1:30-2 बजे के आसपास की थी, आसपास कोई है नहीं, कोई झगड़ा छुड़ाने वाला नहीं है। दिन में झगड़ा हो जाए तो अड़ोस पड़ोस के लोग या कोई अन्य वाहन चालक भी कह देते झगड़ा मत करो, लेकिन वहां पे कोई नहीं है। वहां केवल वे ही लोग हैं, 2 पक्ष। उनमें जो हैवी पड़ रहा है वो जीतेगा, जो हल्का पड़ रहा है, जिनकी संख्या कम है, वो हारेगा। अब इन लड़कों को लग रहा है जो थार गाड़ी में थे कि अब अगर हमने झगड़ा करा तो बहुत पिटेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। वहां से ये भागना शुरू हुए गाड़ी के आगे, जैसा कि अभी तक की जांच में आया कि गाड़ी के आगे कुछ लोगों ने रोकना शुरू किया, उनकी गाड़ी पे शीशों पे भी मारा गया कि अब निकलो बाहर, तुम जब झगड़ रहे थे, जब कर रहे थे। इसी जद्दोजहद में वो गाड़ी कभी आगे ले रहे थे, कभी पीछे ले रहे थे कि इस भीड़ से निकल के किसी तरह भाग लें, बच लें। उसी जद्दोजहद में उस लड़के को, जो मनोज मंगला है, उसको हिट हुआ और उसकी बेचारे की जान चली गई। तो अमूमन देखते हैं कैलाश जी हम लोग कि अगर लगाइए कि अगर आपका और मेरा झगड़ा हुआ है तो हम लोग सहमत हो जाएंगे, लेकिन कई बार जब तीसरा बंदा बीच में आ जाता है तो वो उंगली लगाने का काम करता है, और शायद इस मामले में यही हुआ है। झगड़ा जो है ना वो सारा ईगो का है। एक व्यक्ति अगर अपनी ईगो को हल्का सा एक स्टेप पीछे ले ले तो मैक्सिमम झगड़े वहीं खत्म हो जाते हैं। ईगो आदमी की जब हर्ट होती है जब किसी के सामने बेइज्जती हो जाए। 2 लोग एक कमरे में एक दूसरे को गाली देते तो बेइज्जती फील नहीं होती, बट पब्लिकली दे दे तो बेइज्जती जो है वो फील हो जाती है। वहां पब्लिकली था, 2 दोस्त ये थे, और जब बाकी दोस्त आ गए जो खाना लेने के लिए आए या इनकी मदद के लिए आए या जिस भी कारण से आए, तब लगा कि यार अब तो दोस्त भी हैं, सब कुछ है, और ऐसे कैसे बोल गया, गाली तो नहीं सुनेंगे भाई। तो फिर दोबारा गए वो, और ये झगड़ा फिर दोबारा शुरू हो गया। इंटेंशन मुझे नहीं लगता दोनों में से किसी की भी थी कि किसी को जान से मार दें, ना पहली पार्टी की ना दूसरी पार्टी की। बस यही था कि झगड़ा हुआ है, तू ऐसे कैसे बोल गया या मैं ऐसे कैसे बोल गया। अब ये एक इंसिडेंस है कि मामला बढ़ गया या माहौल ऐसा बन गया कि आज मनोज मंगला हमारे बीच में नहीं। तो अभी अभी तक की जितने भी जांच है उसमें ये चीज क्लियर है कि जो भी थार में जो लोग मौजूद थे उनकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ये जांच का विषय है कि उनकी इंटेंशन थी या नहीं थी, ओवरऑल माहौल क्या रहा। इसी की जांच अब पुलिस 2-3 महीने तक करेगी कि अगर उनकी इंटेंशन यही थी कि इसको मार के भाग जाएं, वो भी जांच करेगी पुलिस, क्योंकि अभी तो मुश्किल से 3 से 4 दिन हुए हैं, है ना। लेकिन ये है कि उनका
पुराना कोई झगड़ा नहीं था, जो भी झगड़ा था वो घंटे डेढ़ घंटे पहले का ही था, जिसको भी वजह रंजिश माना जाए वो था एक डेढ़ घंटे पहले का ही। पहले से कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को नहीं जानती थी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो इस खबर के माध्यम से हमारा आपको यह दिखाने का मकसद था कि पुलिस पर जितने भी आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर सच्चाई क्या है। पुलिस पर जितने भी आरोप लगे क्या वो आरोप सही थे। और जिस एक आरोप की हमने बात करी कि फेस रिवील करने की, जिसमें अमूमन पुलिस डिपार्टमेंट करता है, जब भी कोई बदमाश, जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है तो उनके चेहरे रिवील किए जाते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उनके फेस पर मास्क लगा के किया जाता हो, उसके उनके फेस को ब्लर किया जाता हो, या उनका खुला फेस दिखा के किया जाता हो। तो ये पूरी जानकारी हमने आपके सामने रखी। आशा करेंगे कि ये जो हमारे द्वारा दिखाई गई खबर है आपको मुकाम तक लेके जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं अभी तक लोगों के मन में ये सवाल थे कि पुलिस द्वारा जितनी भी अभी तक कार्रवाई की गई है, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ रही थी। तो हमारा साथ दिया सीनियर क्राइम रिपोर्टर कैलाश गढ़वाल जी ने। धन्यवाद।